हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। तो आप पहले उत्तर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं अब अपने पहले प्रश्न पर कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे। तो बताओ, उनको डर था कि कोई पेड़ उन पर न गिर पड़े, कोई भी पेड़ बस पर गिर सकता था, या बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, या लेखक को पेड़ अच्छे नहीं लगते थे। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा स। क्योंकि देखो, लेखक जब बस पर चढ़ा था तो इसकी बस की हालत बहुत जर्जर अवस्था में थी, यानी वह टूटी फूटी थी। ऐसा लग रहा था इसका ब्रेक फेल है, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। जैसे ही बस के आगे पेड़ आता तो लेखक को लगता कि यह बस इससे टकरा जाएगी, तो फिर वह पेड़ निकल जाता तो दूसरा पेड़ आता तो लेखक को ऐसा लगता कि यह इस पेड़ से टकरा जाएगी। उस पेड़ से तो बच गई थी लेकिन इस पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ क्यों आ रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक उन पेड़ों को क्या समझ रहा था, अपना दुश्मन समझ रहा था। तो बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, इसलिए वह उन पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर कि पानी की कहानी पाठ के अनुसार बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब बताना है, जैसे अपने पाठ में पढ़ा था हमने कि जो पानी की कहानी है वो पाठ है, उसके अंदर जैसे लेखक के हथेली पर आकर वो बूंद गिरती है उस पेड़ में से निकल कर बेर की झाड़ी में से, तो उसकी आवाज़ किस तरह लगी लेखक को, कैसे छनछना रही थी वो। सितार के तारों सी, गिटार के तारों सी, वीणा के तारों सी, या वायलिन के तारों सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस तरह सितार के तारों सी वह छनछना रही थी हथेली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सितारों के तारों सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार प्रकृति की क्या विशेषता है। नंबर ए, किसी के साथ भेदभाव न करना। नंबर बे, किसी को भी अलग न करना। नंबर स, किसी के बंधन में न बंधना। नंबर दे, उपयुक्त सभी। अब बताओ प्रकृति कैसा व्यवहार करती है। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार हमें बताना है कि प्रकृति की क्या विशेषता है। बताओ प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करती है क्या, नहीं करती। अपने पहले सेकंड मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा था या एक, उसमें आया था कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। किसी को भी अलग करती है क्या प्रकृति, नहीं करती। किसी के बंधन में बांधती है क्या, किसी को बंधन में नहीं बांधती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द, यानी कि उपयुक्त सभी। ज़्यादातर आपके ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न आई उपयुक्त सभी क्वेश्चन आता है तो लगभग 90% उपयुक्त सभी होगा। यदि नहीं आता है तो तुक्का लगाना है, तो उपयुक्त सभी पर लगाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि खोलत नाही सुधा रस भीने पंक्ति में रेखांकित पद का क्या अर्थ है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा कि खोलत नाही सुधा रस भीने, यानी कि सुधा का क्या मतलब है। सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का। किसका है, अमृत का। और यह बात किस लिए कही है कि जब देखो श्री कृष्ण से मिलने सुदामा गए थे, तो जो सुदामा की पत्नी ने उनको चावल दिए थे पोटरी में बांधकर, तो जो वो चावल, अब देखो उसके राज दरबार में कोई कमी नहीं थी कृष्ण जी के, तो सुदामा को लगा कि इस चावल की क्या वैल्यू है, तो उसको ऐसा सोचा उसने कि मजाक लेगा, इसलिए वह छुपा रहा था। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खोलत नाही सुधा रस भीने, यानी अमृत के समान जो तूने जो चावल है वो चावलों की पोटरी है वो खोल क्यों नहीं रहे। इसलिए यह किसमें हुई, सुधा का क्या मतलब हुआ, अमृत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अमृत रस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया। बताओ, आपने पाठ पढ़ा है कि लाख की चूड़ियाँ हैं, वो पाठ के अनुसार जो अंतिम जोड़ा था बनाया हुआ था उस बदलू का, उसने उस जमींदार को क्यों नहीं दिया। कि सुंदर न होने के कारण, अपनी बेटी को देने के कारण, दाम अधिक पाने के कारण, या कम दाम पाने के कारण। अब देखो, लाख से वो चूड़ियाँ बनाता था, तो जो लास्ट में जोड़ा बनाया था वह सुंदर नहीं होने के कारण, सुंदर नहीं था क्या, सुंदर तो था। अपनी बेटी को देने के कारण, अपनी बेटी को क्यों दिया उसने, वो तो उसका कारण था क्या, क्यों दिया, अपने बेटी को तो दिया था, लास्ट में दिया था, लेकिन क्यों दिया था। अब देखो, दाम अधिक पाने के कारण, उसको क्या दाम अधिक दिया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था, कम दाम पाने के कारण। जमींदार को उसने जोड़ा इसलिए नहीं दिया कि उसका दाम क्या दे रहा था, वो जमींदार कम दाम दे रहा था, इसलिए उस जोड़े को उसने जमींदार को नहीं देकर अपनी बेटी को दे दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दाम कम पाने के कारण।
क्या होगा, कम दाम पाने के कारण, इसलिए उसने जमींदार को उस चूड़ी का जो जोड़ा था वो नहीं दिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि मेला का बहुवचन शब्द, मेला का बहुवचन शब्द बताना है कि मेला का क्या बनेगा, क्या बनेगा, मेले। जैसे केला का क्या बनेगा, केले, उसी प्रकार मेला का क्या बनेगा, मेले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, महान शब्द में तव प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। अब देखो ये संधि है इसमें कि जो न है ना, न का क्या बन जाएगा, आधा तय बन जाएगा, यानी कि जो प्रथम अक्षर है तय, तय का क्या चेंज कर दिया, तय का पंचम अक्षर में चेंज कर दिया, यानी न। तो महान, महान से हो गया मह, आधा तय, फिर आगे क्या, तव प्रत्यय और जुड़ दिया, यानी एक तय और आ गया, तो तय और तय मिलकर हो गए पूरा तय और एक आधा तय, तव महतव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महतव। क्या बनेगा, महतव। कैसे बनेगा, महतव, ये बनेगा, यानी दो आधे तय हो गए ना, न एक न की जगह तय बन गया और फिर आगे तय एक आधा और आ गया, तो दो तय गए, तो महतव, महतव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महतव, यानी कि द नंबर महतव। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कि दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता था। जो दीवानों की हस्ती पाठ है उसके अनुसार दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता था, क्रोध का, क्या उनको क्रोध आता था, नहीं। अकेलेपन का, नहीं। विस्मय का, हर्ष का, तो सही आंसर क्या होगा, विस्मय का। कैसे, कि उनको आश्चर्य होता था कि ये जो दीवाने हैं देखो सुख दुख में किस प्रकार मतलब मस्ती से रहते हैं, चाहे इनको सुख हो चाहे दुख हो, फिर भी ये किस प्रकार अपनी मस्ती में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो उनको आश्चर्य होता, क्या होता था, आश्चर्य, यानी विस्मय होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कि भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर बताना है। तो भारतवर्ष कानून को सदा किसके रूप में देखता रहा है, धर्म के रूप में। पाठ के अनुसार सदा किसके रूप में देखता रहा है, धर्म के रूप में। तो बस एक ही शब्द याद रखना है अपने को, क्या, धर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कि जहाँ पहिया है पाठ में गांव की महिलाओं की तुलना किससे की गई है। अब देखो उस गांव में जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था और वहाँ पर साइकिल आंदोलन के द्वारा हर घर में लगभग साइकिल चलाना सीख गई थी महिलाएं, हर घर में साइकिल हो गई थी, वहाँ पर किराए पर भी साइकिल मिलती थी। तो इस प्रकार उसकी तुलना किससे की थी, उनके लिए तो वो क्या था, एक हवाई जहाज से कम नहीं था। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलना किससे की गई है, हवाई जहाज से। फिर आगे देखो कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में स्टेशन पर अभी भी भीड़ क्यों है, क्योंकि भीड़ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में है और जो गंतव्य तक जाती है। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में स्टेशन पर अभी भीड़ क्यों है। इसका सही आंसर क्या होगा, कि रेलगाड़ी की, वो जो लोग हैं रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में है, जो रेलगाड़ी उनको अपने स्थान तक पहुंचा देगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि रेलगाड़ी प्रतीक्षा में है जो गंतव्य तक जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सुदामा के पद के आधार पर बताइए कि माँ यशोदा कृष्ण को माखन रोटी खाने के लिए क्यों नहीं देती है। अब देखो उसको माखन रोटी नहीं देती थी, किस लिए नहीं देती थी। अब देखो क्योंकि वह कहती थी उसको, क्या बातें कहती थी, कि यदि तू माखन रोटी खाएगा तो यह तेरी चोटी नहीं बढ़ पाएगी। और वो कहता था, कृष्ण जी कहते थे कि बलराम जी की तरह मेरी भी चोटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए वह उनको माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती थी, यह कहकर कि माखन रोटी खाने से क्या हो जाएगी, तुम्हारी चोटी नहीं बढ़ेगी। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न, कि जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, कि जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष यानी प्रति प्लस एक्स। प्रति का क्या मतलब होता है, प्रति का यानी कि सामने, या और एक्स यानी कि आँखें, यानी आँखों के सामने। तो क्या बन जाएगा इसका, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, यानी जो आँखों के सामने उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कि जिसे जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं, जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु।
क्या कहते हैं, जिज्ञासु, यानी जो ज़्यादा सवाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जिसे जिसे जानने की इच्छा उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु। फिर आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं, पेड़, क्या कहते हैं, पेड़, तरु, पादप, कोई भी दो उदाहरण लिख देने हैं इसके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तलवार, तलवार के पर्यायवाची बताने। तलवार को क्या कहते हैं, खड्ग, खड्ग, खड्ग। अस्सी, अस्सी मिस भी तलवार होता है, खड्ग मिस भी क्या होता है, तलवार होता है। खड्ग और अस्सी, अस्सी मत लिख देना, मात्रा छोटी लगानी है, ठीक है। फिर देखो आगे कि झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताना है कि झाऊलाल की स्थिति कैसी थी। तो झाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेर बाजार में रहते थे, जो ऊपर के मकानों में रहते थे, और नीचे की जो दुकानें थी उनको वो किराए पर देते थे, और उनकी दुकानों से कितना मासिक किराया आता था, कितने रुपए आता था, 100 रुपये, और 100 रुपये से ही वे दोनों अपनी गृहस्थी चलाते थे। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति जब बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो इस प्रकार आपको लिखना है कि झाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे, नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपये मासिक किराया मिल जाता था, और दोनों पति पत्नी उसी से अपना घर चलाते थे। फिर आगे चलते हैं कि बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना क्या संदेश देता है। सांप और बाज पाठ के आधार पर लिखिए। देखो, सांप आखिर में दोबारा उड़ने का प्रयास करता है और मजबूती के साथ उड़कर फिर नीचे जा गिरता है। तो वो कहता है बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना यह संदेश देता है कि हमें प्राणों की आहुति देकर भी बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। हर चीज़ का किससे मुकाबला करना चाहिए, बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। फिर आगे देखिए, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। मैंने बताया, पहले भी बताया था कि किस प्रकार आपको प्रसंग लिखनी है, किस प्रकार व्याख्या करनी है। सबसे पहले जैसे ये पद्यांश है, एक पद्यांश आएगा, उसमें आपको लिखा है सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर, सुनो ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेटी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ सींखे को लीनो, अनभावत भूही में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। अब इसको क्या करना है, इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो, यह आपका पहले लिखनी है अपने को प्रसंग, जरूरी नहीं है जो किताब में दी हुई है वही लिखनी होती है। अपने तरीके से लिख सकते हैं कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 8 के वसंत भाग में से, पाठ का नाम याद हो तो उसका नाम भी लिख दो, में से लिया गया है। इसके कवि का नाम याद हो तो उसके कवि भी लिख सकते हो। जैसे सूरदास है तो आप क्या लिखोगे कि इसके कवि सूरदास जी है। फिर आप नीचे लिखोगे व्याख्या। फिर देखो, इस पाठ में, इस पद्यांश में क्या लिखा है कि तेरे लाल। अब देखो, जो गोपालनी होती है वो किसको, माता यशोदा के पास आकर उसे शिकायत करती है कि जो ये तेरा लाल है, यानी तेरा पुत्र है जो श्री कृष्ण है, यह क्या करता है कि यह हमारा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस, कब, दोपहर यानी कि दिन के दोपहर में, जानी घर सुनो, यानी घर पर जब कोई नहीं होता है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढते ढूंढते अपने आप हमारे घर पर आ जाता है। खोली किवारी, किवाड़ को क्या करता है, खोल कर, पेठी मंदिर में, यानी घर में, मंदिर का मतलब घर में घुस जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, और यह क्या करता है, आप तो खाता ही खाता है अपने सब सखन को, यानी कि दूध दही सब सखनी खवायो, और यह क्या करता है, खुद तो खाता ही खाता है, अपने मित्रों को भी बुलाकर उन्हें भी खिला देता है। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूमि में डरकायो। उखल चढ़ी यानी यह क्या करता है, ऊखली पर चढ़कर, पहले क्या होते थे, जो दही के मटके या घी के मटके होते थे, वो रस्सी के धागों से छिंका सा बांधकर उसको ऊपर लटका देते छत पर। तो यह कहती है उस पर ये से तो पहुंचता नहीं, यह क्या करता है, उखल चढ़ी, ऊखली को सरकाकर अपने पास उसके नीचे लाकर उस पर चढ़ जाता था। सीके को लीनो,
और उस सिंके को पकड़ लेता था। अनभावत भूमि में डर, जितना भाता था उतना तो खा लेता था, और बाकी अनभावत तो क्या करता था, उनको भूमि में गिरा देता था। दिन प्रति हानि होती गोरस की। अब देखो कहती है वो गोपियाँ कहती है कि दिन प्रतिदिन क्या होती है, गोरस यानी दूध दही की क्या हो रही है, हानि। यह ढोटा कोने ढंग लायो, यानी वो कहते हैं कि यह जो तुम्हारा पुत्र है, यह जो लड़का है, यह कैसे ढंग का है, कैसे तरीके का है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि शाम को हटकी न राखे। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपी हैं वो यशोदा से कहती है कि तुमने अपने पुत्र को मना तो किया नहीं, और इस अनोखे पुत्र को पैदा किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इसकी चलो व्याख्या और देख लीजिए आप किस प्रकार। देखो इसमें गोपी यशोदा जी से कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनना समझकर ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया, और उसने घर का दरवाजा खोलकर घर में बैठकर दूध दही अपने सब संगी साथियों को खिलाया। मैंने मक्खन का पात्र छिंके के ऊपर रखा था, परंतु तुम्हारे लड़के ने ऊंगल पर चढ़कर छिंके से सारा मक्खन ले लिया, और जो अच्छा लगा उसे खा लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात हो गई है। इससे मुझे सदैव दूध दही व मक्खन की क्या हो रही है, हानि हो रही है। पता नहीं तुम्हारा यह बेटा इसे ढंग कहाँ से सीखाया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने अपने पुत्र को मना तो किया नहीं, लगता है कि तुमने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कातर ढंग से देखना। कातर ढंग से क्या अर्थ हो गया, कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना। फिर देखो किलोले भरना। किलोले भरना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना उसमें। अब देखो इसमें कैसे लिखा है कि डर कर देखना, कातर ढंग से भयभीत होकर देखना। कि बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। पाठ में आया था ना कि बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। किलोले करना यानी खुश होकर किलकारियाँ भरना। अब वाक्य में प्रयोग देखो, पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। देखो अब मैं कह दूं कि आपकी कक्षा 8 को सभी बच्चों को आज मैं लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू मिलेंगे, तो आप सभी क्या हो, खुशी से किलोले करने लग गए, यानी कि खुश होकर किलकारियाँ भरना। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताने। कि यदि वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। नंबर 1 कि हमें शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। देखो शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नंबर 2 गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 यातायात के चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए। नंबर 4 वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी आपको 4 कर्तव्य बताने हैं। फिर आपको चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि सामान्यतः कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं और उनमें कौन सा कचरा डालना चाहिए। अब इसका आंसर देखो कि सामान्यतः कचरा पात्र 3 रंगों के होते हैं। कितने रंगों के होते हैं, 3, हरा, नीला और लाल। तो हरे डस्टबिन में क्या करते हैं अपने, कौन कौन सी मतलब पर डस्टबिन में जो सामग्री डालनी चाहिए हमें। जो हरा डस्टबिन होता है उसमें क्या करते हैं, पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान डाल सकते हैं, यानी कि जिसको कोई अन्य पशु भी खा सकते हो। फिर दूसरा नीला डस्टबिन कि प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाल सकते हैं। और लाल तो आपको पता ही है कि खतरे का निशान होता है, तो लाल डस्टबिन में टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि सामग्री उसमें डाल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का, उसी प्रकार ऊपर 6 शब्द दिए गए हैं, नीचे 6 लाइनें, 6 लाइनों में कौन कौन सा शब्द आना चाहिए ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपना और पराया क्या, रहे रुकने वाले, यहाँ पर क्या आएगा, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, यानी अपना और पराया क्या सब क्या है, आबाद, हंसी खुशी से अपना निवास करें। अब आगे देखो, हम तो समझ नहीं पाते हैं, जो पाठ में आया था ना कि वो चिड़ियों की बोली, हम तो समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरे में क्या आएगा, समझ। फिर उस कथा का कौन सा हिस्सा, आखिरी हिस्सा, उस कथा का आखिरी हिस्सा, यहाँ पर क्या आएगा,
आखिरी सा। उड़ी पड़े जब आँखी में, यानी कि जो धूल है वो उड़ करके अब कहाँ पड़ जाए, आँखी में। तो यहाँ पर क्या आएगा चौथे में, आँखी। फिर वेसो ही राज कहाँ गया, समाज। वेसो ही राज समाज बने, यानी जैसा राजा हो वैसा ही क्या होगी, प्रजा, यानी वैसा ही क्या होगा, समाज होगा। यह ढोटा कोने ढंग लायो। अब देखो ये देखो, यह लाइन अपने प्रसंग में भी आई थी, यह ढोटा कोने ढंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ढंग। यानी कि एक प्रश्न लगभग अपने पेपर में आ जाता है। किस प्रकार, यह देखो, यह ढोटा कोने अपने पीछे पड़ा था व्याख्या में। ये देखो कि यह ढोटा कोने ढंग लायो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ढंग। उसमें पूछा था कि यहाँ रेगिस्तान में क्या आएगा, तो ढंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह ढोटा कोने ढंग लायो। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों के उनके अर्थ से मिलान करना है। कि स्वच्छंद का क्या अर्थ होता है, स्वच्छंद, स्वतंत्रता, क्या होगा, स्वतंत्रता। तो स्वच्छंद का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, यानी अपने आप आज़ाद हो, कुछ भी कर सकता है। आखिरी की तो पता ही है अपने, आखिरी क्या होता है, अंतिम। गारी यानी कि गाली। जीभी यानी जीभ को कहते हैं, तो जीवा। फिर आ गया करुणा किसको कहते हैं, दया को। भूमि यानी कि भूमि। अनभावत भूमि में गिराए हो, यानी जो आता नहीं था तो वो दूध दही क्या कराता था, भूमि यानी कि भूमि पर गिरा देता था। तो इसका क्या अर्थ हो गया, भूमि। तो ये ध्यान रखना, अपने पाठ्य पुस्तक के अंत में जो शब्दार्थ है उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये 6 नंबरों के आते हैं। कितने नंबरों के आते हैं, 6 नंबरों के। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फिर आएगा अपने को एक गद्यांश। तो गद्यांश को क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है। कि मैंने देखा नदी की तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ेगी, अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पेड़ के पास पहुंचे। अब देखो, अब ये पद्यांश पढ़ लिया अपने, गद्यांश पढ़ लिया सॉरी। अब अपने क्या करना है, पहला प्रश्न कि काली काली हवा कहाँ से निकल रही थी। अब देखो, इसके जो सभी के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में छिपे होते हैं। कि काली काली हवा कहाँ से निकल रही थी। तो देखो, काली काली हवा कहाँ से निकल रही थी। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। देखो, इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये पहली लाइन लिख दो, इसका उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बूंद नल में कैसे पहुंची, कि बूंद नल में कैसे आई। तो देखो, इसमें से पद्यांश में कहाँ है, जो ही मैं उसके पास पहुंची और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। ये लिखा ना, मोटे नल में खींच ली गई। तो देखो कैसे, कि मैंने देखा कि नदी के तट पर क्या थी, एक ऊंची मीनार थी और उसमें कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि दुर्भाग्य ने न्योता दे दिया। और जो ही मैं उसके पास, यानी कि काली काली हवा के पास पहुंची, तो साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। तो आप बताओगे कि एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही थी और वह उत्सुक होकर उसे देखने लगी और उसके पास में से पहुंची तो उसके साथियों मोटे नल द्वारा खींच ली गई। यानी ये पूरी 2-3 लाइनें आप लिख दो तो भी सही माना जाएगा। फिर आगे चलो, कि बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। कि बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। तो देखो सही आंसर क्या होगा इसका, कि बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। ये देखो दूसरी लाइन, कि मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक उसे देखने को बढ़ी तो अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दे दिया। तो इसके ये ऊपर वाली 2 लाइन लिख दो तो भी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, कि बूंद अंत में किसके पास पहुंची। तो देखो, बूंद अंत में किसके पास पहुंची। अब देखो, मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पास पहुंची। यानी अंत में किसके पास पहुंची, बेर के पेड़ के पास पहुंची। फिर आगे चलते हैं, सौभाग्य का विलोम शब्द बताना है अपने को। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्भाग्य। क्या होगा, दुर्भाग्य। फिर पतला का क्या होगा, मोटा। पतला का
मोटा। चल तो आगे आके चलते हैं। फिर देखो आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अब देखो ये जरूरी काम वाला ही है सेम, लेकिन अब जरूरी काम की जगह अपने को क्या लिखना है कि मेरे बड़े भाई की शादी है और उस शादी में मैं शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। तो देखो पहले आपका सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यदि दे रखा हो नाम उसमें तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो अपने स्कूल का लिख सकते हैं। फिर आगे अवकाश के लिए विषय हो गया, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर महोदय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी है घर पे और मैं उस शादी में शामिल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं विद्यालय में 3 दिन आ नहीं सकती या सकता, इस प्रकार आप कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। से धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, फिर नाम आ जाएगा, इंटर दिनांक आ जाएगी। फिर एक देखो एप्लीकेशन लिख दी तो पत्र लिखना जरूरी नहीं है, दोनों में एक करना होगा। फिर आगे इसमें एक पत्र भी है, तो पत्र में क्या होता है कि सर्वप्रथम ऊपर बाईं साइड में अपने क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, तो वो एड्रेस लिखते हैं नेहरू नगर सीकर 11 नवंबर जैसे तारीख आ गई। फिर पूज्य पिताजी प्रणाम। फिर आपको किसके बारे में पत्र लिखना है वो बताना है यहाँ पर। तो आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों की स्थिति विद्यालय के सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य झांकी सजाएगी। सामूहिक रूप से भजन कीर्तन का मधुर सम्मेलन हुआ। इस प्रकार आपके नीचे आपका नाम लिख देना, इस प्रकार अपने पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक निबंध आएगा, तो वो निबंध करना पड़ेगा। निबंध की मैं PDF डाल दूँगा। धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर अभ्यास करना है।